हेलो एवरीवन। तो रिनल फिजियोलॉजी के इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व। ओके, तो ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व में हम लोग मेनली देखेंगे आज रिलेशनशिप बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज, उसके बाद हम लोग देखेंगे reabsorption of glucose, ठीक है ना, एंड एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इन सारी चीज़ों में संबंध क्या होता है, संबंध कैसे होता है, क्या किसी में प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, फिल्टरेशन लोड ऑफ ग्लूकोज, रिएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज, इन सब में रिलेशन क्या होता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए। तो नॉर्मली मेरा होता क्या है, जो मेरा ग्लूकोज है, ठीक है ना, ग्लूकोज कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जो है, ठीक है ना, वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आता है मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल में, ये मेरा एफरेंट आर्ट्रियोल, उसके बाद आता है मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में। ठीक है, तो नॉर्मली मेरा क्या होता है कि जितना अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आता है वो सारे के सारा जो है वो मेरा फिल्टर हो जाता है। ठीक है, सारे के सारा जो है वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है। और फिल्टर होने के बाद हम जानते हैं कि ग्लूकोज जो है वो इम्पोर्टेंट मेटाबोलाइट है हमारे बॉडी में, तो इसको हम लोगों को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा क्या होता है कि ग्लोमेरुलस में पूरा का पूरा ग्लूकोज जो है वो फिल्टर हो जाता है। अच्छा, फिल्टर होने के बाद क्या करता है, ये आता है मेरा पीसीटी से, और पीसीटी से नॉर्मली मेरा जितना ग्लूकोज, ठीक है ना, फिल्टर्ड हुआ था वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, रिएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी देखा था कि रिएब्जॉर्प्शन कैसे होता है। रिएब्जॉर्प्शन के लिए, ग्लूकोज के रिएब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल टाइप के कैरियर प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज के रिएब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशल टाइप के कैरियर्स प्रोटीन होते हैं, और ये कैरियर प्रोटीन के थ्रू ही, ठीक है ना, जो क्या होता है, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होता है, को ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है ना, तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही इसका क्या होता है, ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, ओके। तो इतना आप समझ गए कि जितना ग्लूकोज मेरा ब्लड में रहता है, ठीक है ना, वो सारे के सारे का फिल्टरेशन हो जाता है, और जितना ग्लूकोज का फिल्टरेशन होता है उस सारे का सारा मेरा पीसीटी से रिएब्जॉर्ब होकर मेरा फिर से ब्लड सिस्टम में आ जाता है। ओके, चलिए। तो हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, यहाँ हम लोग मान लेते हैं एक्स एक्सिस में प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, चलिए, और यहाँ हम लोग मानते हैं फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या देखें कि जितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन यहाँ पे रहता है, ठीक है ना, ब्लड में जितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहता है वो सारे के सारे मतलब मेरा यहाँ फिल्टर हो जाता है। मतलब जितना अमाउंट ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेरा ब्लड में रहेगा उतना ही मेरा फिल्टर लोड भी होगा। तो इस डायरेक्टली जो इन दोनों का रिलेशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज और फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज का जो रिलेशन रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। मतलब जितना ज़्यादा प्लाज्मा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा मेरा फिल्टर लोड बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, कुछ इस तरह से लीनियर बनेगा। ठीक है, चलिए। तो एक का रिलेशनशिप हम लोग समझ गए कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन और फिल्टर्ड लोड का रिलेशन कैसे होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मेरा बनता है, जितना ज़्यादा मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज़्यादा मेरा फिल्टर्ड लोड भी होगा। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं रीअब्जॉर्प्शन का रिलेशन कैसे होता है। तो नॉर्मली चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज।
रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो शुरुआत में क्या होगा, शुरुआत में यहाँ पे क्या है मेरा, ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ठीक है, को क्या होता है, ग्लूकोज सोडियम को ट्रांसपोर्टर होता है। तो शुरू में क्या होता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन जैसे जैसे मेरा बढ़ता है, ठीक है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे मेरा रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, वैसे वैसे मेरा रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है, रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। ओके, जैसे जैसे मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे मेरा रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ता है। बट हम जानते हैं कि जो मेरा रीअब्जॉर्प्शन होता है वो स्पेशल कैरियर प्रोटीन के थ्रू होता है, और ये जो कैरियर प्रोटीन होता है हमारा वो किसी लिमिटेड अमाउंट में ही रहता है, लिमिटेड नंबर में ही रहता है ये कैरियर प्रोटीन। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन का जितना नंबर है उस नंबर तक यदि मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल यहाँ पे एपिसिटी में आता है तो वो सारा ग्लूकोज को यहाँ रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए प्लेस मिल जाता है, क्योंकि उतना अमाउंट ऑफ मेरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक है ना, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। लेकिन यदि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल के नंबर से यदि ज़्यादा आने लगेगा एपिसिटी में, ठीक है ना, तो फिर रीअब्जॉर्प्शन सारे के सारे ग्लूकोज का तो नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मेरा एपिसिटी है जिसमें कि 100 नंबर ऑफ, ठीक है ना, 100 नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है। ठीक है ना, तो अगर मान लेते हैं कि 70 आ रहा है, जो कि नॉर्मली होता है, नॉर्मली हमारे बॉडी में क्या होता है कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उससे कम नंबर में ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल आता है, इसीलिए सारे के सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है नॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है ना, लेकिन पैथोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, यदि मान लेते हैं यहाँ 100 नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है और मान लेते हैं कि 120 अमाउंट ऑफ मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, 130 अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ गया, तो फिर इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टर प्रोटीन ही प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उसका ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, वो मेरा टिब्यूल में आगे की ओर बढ़ेगा, टिब्यूल में आगे की ओर बढ़ेगा और वो जो है मेरा यूरिन में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, मतलब यूरिन के द्वारा ग्लूकोज जो है वो एक्सक्रीट करने लगेगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो हम जानते हैं कि हमारे किडनी में जो है दोनों किडनी को मिला के अगर देखेंगे तो दोनों किडनी में लगभग 2 to 2.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि हर एक नेफ्रॉन में सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहते हैं। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन रहते हैं जिसमें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो रहता है वो कम रहता है। ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये फर्स्ट केस है जिसमें कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो कुछ कम है, और सेकेंड ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन है उसमें जो है कुछ ज़्यादा, इससे फर्स्ट नंबर से कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, और तीसरा है जिसमें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है तीसरे ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन के पास। ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये जो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है ना, नेफ्रॉन जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के रिस्पेक्ट में हेट्रोजेनिसिटी शो करता है, मतलब सारे के सारे नेफ्रॉन में अलग अलग टाइप के नहीं, अलग अलग अमाउंट में जो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो जिस ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन में, ठीक है ना, सबसे कम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है उससे सबसे पहले जो है मेरा क्या होगा, ग्लूकोज लीक करने लगेगा यूरिन में। ठीक है ना, तो मान लेते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा यदि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है ना, एक लिमिट से ज़्यादा यदि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो क्या होता है कि सबसे पहले सबसे कम नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जिस नेफ्रॉन में प्रेजेंट है, मतलब कि जिस नेफ्रॉन में सबसे कम नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट है उससे क्या होगा, सबसे पहले हमारा ग्लूकोज लीक करने लगेगा, उसमें हम
मतलब कि यूरिन में हमको वहाँ यूरिन में हमको वहाँ ग्लूकोज दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 250 मिलीग्राम ऑफ पर डीएल, क्या 250 मिलीग्राम पर डीएल कंसंट्रेशन जब आता है तो सबसे कम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट कैरी करने वाला मेरा नेफ्रॉन जो है वो ग्लूकोज को लीक करने लगता है। अब ग्लूकोज को लीक करने लगेगा तो यहाँ से कर्व जो है वो मेरा क्या होगा, थोड़ा कर्व करने लगेगा। ठीक है, कर्व होने लगेगा, मतलब प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा लेकिन रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मेरा कम हो गया, धीरे हो गया। ठीक है, अच्छा, तो ग्रेजुअली वैसे ही जैसे मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन और बढ़ेगा तो उससे जो पहला ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन के पास जितना मेरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन था उससे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कैरी करने वाले ग्रुप के नेफ्रॉन भी क्या करेंगे, ग्लूकोज को लीक करने लगेंगे। ठीक है, और उससे और ज़्यादा यदि प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ेगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कैरी करने वाले नेफ्रॉन भी सेचुरेट हो जाएंगे। मतलब कि पूरे के पूरे किडनी जो है, पूरे के पूरे किडनी में जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे, सेचुरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो पूरा का पूरा किडनी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए सेचुरेट हो जाएगा और मेरा क्या है, मेरा यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बढ़ते जाएगा। मतलब मेरा ग्लूकोज जो है यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीट करने लगेगा। ठीक है, तो जब 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होता है तब क्या होता है कि मेरा ग्लूकोज लीक करना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन कुछ नेफ्रॉन होता है जो कि सारे के सारे मेरा ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है, मान लेते हैं कि 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर हो जाता है तो सारे के सारे नेफ्रॉन जो है वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करने के लिए सेचुरेट हो जाते हैं। सारे के सारे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे जो है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर कंसंट्रेशन पे सेचुरेट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कितना भी हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे मेरा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रुक जाएगा। ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन जो है वो थम जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है, ओके, तो ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन का ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से बनेगा कि शुरुआत में तो अगर प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मेरा रीअब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे मेरा सेचुरेशन होते जाएगा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का किडनी में, वैसे वैसे क्या होगा, मेरा रीअब्जॉर्प्शन घटने लगेगा। और जब सारे के सारे मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन अगर सेचुरेट हो जाएंगे तो रीअब्जॉर्प्शन मेरा रुक जाएगा उससे आगे। ठीक है, तो ये होता है मेरा रिलेशन बिटवीन द प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ओके, चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज का कैसे रिलेशन होता है। एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज का कैसा रिलेशन होता है, चलिए। तो शुरुआत में क्या होगा कि सारे के सारे जो ग्लूकोज है वो तो रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं, तो एक्सक्रीशन में कोई भी मतलब कि ग्लूकोज हमको दिखेगा नहीं। लेकिन जैसे मेरा 250 मिलीग्राम पर डीएल कंसंट्रेशन आता है तो उस दौरान क्या होता है, मेरा कुछ मतलब कि ग्लूकोज लीक करने लगता है यूरिन में, कुछ सिक्रेशन मतलब कि ग्लूकोज हम लोगों को दिखने लगता है। तो यहाँ से मेरा कर्व मतलब कि जो ग्राफ है वो कर्व बनने लगता है। ठीक है, ओके, और जैसे जैसे मेरा ग्लूकोज का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ता है वैसे वैसे मेरा रीअब्जॉर्प्शन घटता है, और रीअब्जॉर्प्शन घटेगा तो एक्सक्रीशन मेरा बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो जब 350 में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, 350 में यहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा था कि ऑल द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेचुरेट हो जाता है तो उसके बाद मेरा रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मेरा रुक जाता है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो होगा कि जितना भी मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा वो सारा का सारा क्या होगा, एक्सक्रीट होने लगेगा। मतलब कि यहाँ से जो ग्राफ है
वो पैरेलल टू द प्लाज्मा, पैरेलल टू द फिल्टर लोड होगा। मतलब कि जितना मेरा फिल्टर लोड होगा, ठीक है ना, जितना मेरा फिल्टर लोड बढ़ेगा वैसे ही मेरा क्या होगा, एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या हो रहा है एक्सक्रीशन में, शुरुआत में मेरा एक्सक्रीशन में क्या हो रहा है, एक्सक्रीशन में यूरिन में कोई भी मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे मतलब ये पीसीटी में मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेचुरेट होता जाता है, वैसे वैसे मेरा घटना शुरू हो जाता है, वैसे वैसे मेरा एक्सक्रीशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जब मैक्सिमम मतलब कि पूरा का पूरा किडनी में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेचुरेट हो जाता है, तो एक्सक्रीशन मेरा जो है फिल्टर लोड के पैरेलल हो जाता है। मतलब जितना मेरा उसके बाद फिल्टर लोड होगा वो सारा का सारा मेरा यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों रिलेशन समझ में आ गया हम लोगों को। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज का फिल्टर लोड के साथ कैसे रिलेशन होता है, रेब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज के साथ कैसे रिलेशन होता है, एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज के साथ कैसे मेरा रिलेशन होता है। अच्छा, यहाँ पे जो ये कर्व बनता है इसको हम लोग बोलते हैं स्प्ले। क्या बोलते हैं, स्प्ले, अरे सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्ले। ये हो गया मेरा स्प्ले ऑफ रिएब्जॉर्प्शन ग्राफ, और यहाँ पर होगा मेरा स्प्ले ऑफ एक्सक्रीटरी ग्राफ। ठीक है, चलिए, अच्छा, तो इसमें एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है ना, कि जिस पॉइंट पे, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे मेरा एक्सक्रीशन, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। इसको हम बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। चलिए, क्या बोलते हैं इसको, रीनल थ्रेशोल्ड। मतलब कि जिस पॉइंट पे, ठीक है ना, जिस पॉइंट पे हम लोगों को यूरिन में ग्लूकोज दिखने लगता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड। और जिस पॉइंट पे हमारा जो है पूरा का पूरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेचुरेट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। मतलब कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट यहाँ पे हो गया, इसके बाद और ट्रांसपोर्ट मेरा नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये है मेरा किसका ग्राफ, ये है मेरा फिल्टर्ड लोड, ये मेरा फिल्टर्ड लोड का ग्राफ है, फिल्टर्ड लोड ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, ये है मेरा एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना, और ये ग्राफ है मेरा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग और इसको रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, ये है हमारा ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लिए एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में हम लोग लिए फिल्टर लोड ऑफ ग्लूकोज, रिएब्जॉर्प्शन ग्लूकोज एंड एक्सक्रीशन ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे प्लाज्मा कंसंट्रेशन और फिल्टर लोड के बीच में रिलेशनशिप, तो होता क्या है कि जितना का जितना यहाँ पे ग्लूकोज रहता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरा फिल्टर हो जाते हैं ग्लोमेरुलस में। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, फिल्टर लोड भी बढ़ते ही जाएगा। सिंपल सा मेरा ये रूल है। ठीक है, सिंपल सा ये काम यहाँ पे होता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग रीएब्जॉर्प्शन का रिलेशनशिप देखते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन और ग्लूकोज से। तो रीएब्जॉर्प्शन क्या है कि जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे रीएब्जॉर्प्शन भी बढ़ता जाता है, लेकिन एक लिमिट तक। यहाँ जो है, जो मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो यहाँ पे लिमिटेशन प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि ग्लूकोज का जो है वो ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के सहारे ही होता है और वो लिमिटेड अमाउंट में रहता है। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो लिमिटेशन लगा देता है मेरा ग्लूकोज के ट्रांसपोर्ट में। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो हेट्रोजेनिसिटी शो करता है मेरा
इन रिलेशन टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, मतलब कि हर एक नेफ्रॉन के पास अलग अलग नंबर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है, ठीक है ना। एक लिमिट के बाद जैसे मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन एक लिमिट क्रॉस करता है, उसके बाद क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन जो है वो मेरा रुक जाता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो सबसे पहले रीअब्जॉर्प्शन कौन रुकता है, किसमें रुकता है, जिसके पास कम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, उसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे जैसे मेरा कंसंट्रेशन और बढ़ते जाता है तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कंटेन करने वाले नेफ्रॉन भी सेचुरेट होते जाते हैं, और एक लेवल आता है जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ जैसे कि हम मान लें कि 350 मिलीग्राम पर डीएल हो जाता है, तो पूरा किडनी का जो है वो मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद जो है मेरा रीएब्जॉर्प्शन रुक जाता है, ठीक है ना। उसके बाद मेरा रीएब्जॉर्प्शन रुक जाता है, इसलिए यहाँ पे मेरा सीधा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी ऑफ ग्लूकोज रिलेशन देखें तो शुरुआती में क्या होता है कि कोई भी ग्लूकोज मोलिक्यूल मेरा यूरिन में नहीं दिखता है क्योंकि सबका रिएक्शन हो जाता है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट पे जब मेरा ये जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है वो मेरा सर्टेन लिमिट को क्रॉस करता है, तो रीअब्जॉर्प्शन मेरा पूरा नहीं हो पाता है, पूरा ग्लूकोज का नहीं हो पाता है, तो वो मेरा मतलब कि यूरिन में शो होने लगता है, वो एक्सक्रीट होने लगता है। तो जैसे जैसे मेरा रीअब्जॉर्प्शन घटते जाता है वैसे वैसे एक्सक्रीशन मेरा बढ़ते जाता है, और एक टाइम आता है जब सारा का सारा मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन किडनी का जो है वो सेचुरेट हो जाता है, तो मेरा एक्सक्रीशन मतलब कि जितना फिल्टर होता है वो सारा का सारा मेरा एक्सक्रीट होने लगता है, ठीक है ना। जितना मेरा फिल्टर लोड बढ़ेगा वैसे उतना ही मेरा एक्सक्रीशन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे एक्सक्रीशन शुरू होता है, जिस पॉइंट पे मेरा लीकेज शुरू होता है ग्लूकोज का, उसको हम लोग बोलते हैं रीनल थ्रेशोल्ड, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे सारा का सारा जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो है वो सेचुरेट हो जाता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम, ओके। तो ये पूरा सिनेरियो था मेरा ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व का। चलिए, ओके, हम लोग समझ गए हैं कि ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कंडीशन फॉर ग्लूकोसूरिया, ठीक है ना, मतलब कि यूरिन में ग्लूकोज किस किस कंडीशन में दिखता है हम लोगों को, ठीक है। कंडीशन फॉर ग्लूकोसूरिया, ठीक है ना, कंडीशन फॉर ग्लूकोसूरिया। तो मेरे लिए 3 कंडीशन होता है मेरा ग्लूकोसूरिया का, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग अभी देखें कि हमारे यूरिया में ग्लूकोज कब आएगा, कभी आएगा हमारे यूरिया में ग्लूकोज, तो जब मेरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पीसीटी में, ठीक है ना, ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो पीसीटी में इतना ज़्यादा आ जाता है जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए मेरा उतना अमाउंट में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब यदि पीसीटी में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के नंबर से ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल आ जाते हैं, ठीक है ना, तो फिर वो क्या होता है, मेरा यूरिन में एक्सक्रीट होने लगेंगे, ठीक है। अब पीसीटी में मेरा ज़्यादा नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे आएगा, जब ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्टरेशन यहाँ पे होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन ग्लूकोज का यहाँ पे होगा। मतलब यदि फिल्टर्ड लोड यदि ज़्यादा होगा, फिल्टर्ड लोड जो है वो यदि ज़्यादा होगा, ठीक है ना, मोर होगा, तो ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पीसीटी में आएगा, इतना ज़्यादा अमाउंट में पीसीटी, इतना ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज पीसीटी में आएगा कि उतना अमाउंट में यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं रहेगा इसको रिअब्जॉर्ब करने के लिए। अब इसको रिअब्जॉर्ब करने के लिए उतना अमाउंट में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं रहेगा, तो ये जो है वो मेरा ग्लूकोज एक्सक्रीट करने लगेगा यूरिन में, ठीक है। चलिए, तो मेनली हम लोग क्या सीखें यहाँ पे कि यदि फिल्टर लोड बढ़ेगा तो मेरा क्या होगा, ग्लूकोसूरिया होगा, ठीक है। तो मेनली 3 कंडीशन हम लोग देखेंगे जिसमें ग्लूकोसूरिया होता है, ठीक है। जैसे पहला कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना, पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो फिल्टर्ड लोड, फिल्टर्ड लोड मतलब होता क्या है, मेरा ग्लूकोज कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा इनटू क्या होगा,
ग्लूकोज फिल्टरेशन रेट। यदि प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फिल्टर होगा, और यदि GFR बढ़ जाएगा फिर में ज़्यादा फिल्टर होगा। ठीक है ना। तो पहला कंडीशन है जब मेरा ग्लूकोज कंसंट्रेशन यदि मेरा बढ़ जाता है। ठीक है ना। पहला कंडीशन क्या है, मेरे यदि ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो मेरा यहाँ पे जितना ज़्यादा ग्लूकोज कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा, और उतना ज़्यादा फिल्ट्रेट होगा तो उस ज़्यादा बढ़े हुए ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने के लिए मेरे पास ज़्यादा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं रहेगा, तो हमारी यूरिन में एक्सीडेंट रहेगा। ठीक है। तो ये कंडीशन होता है मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है ना। डायबिटीज़ मेलाइटस में होता है ये कि ग्लूकोज का मेरा कंसंट्रेशन प्लाज्मा में इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है ना। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मेरा इंक्रीज़ कर जाता है। अच्छा, सेकेंड कंडीशन होता है जहाँ पे मेरा GFR इंक्रीज़ कर जाता है। क्या होता है, GFR इंक्रीज़ कर जाता है, और ये कंडीशन मेरा देखने को मिलता है कहाँ, प्रेगनेंसी के समय में। प्रेगनेंसी के समय में मेरा GFR जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक है ना। GFR जो है वो मेरा इंक्रीज़ कर जाता है, तो GFR इंक्रीज़ कर जाएगा तो फिल्टर लोड इंक्रीज़ कर जाएगा, फिल्टर लोड इंक्रीज़ कर जाएगा तो फिर मेरा यूरिन में ग्लूकोज दिखने लगेगा, तो ग्लूकोसूरिया हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन होता है। और तीसरा कंडीशन ये होता है, तीसरा कंडीशन मेरा ये आता है कि सम 2% ऑफ पॉपुलेशन में जो मेरा रीनल थ्रेशोल्ड है वो डिक्रीज़ कर जाता है। रीनल थ्रेशोल्ड डिक्रीज़ कर जाता है मतलब क्या है, जो PCT में, ठीक है ना, PCT में मेरा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है वो जेनेटिकली कम होता है, जेनेटिकली कम होता है। ठीक है ना। मतलब कि जेनेटिकली ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होता है वो लो होता है। ठीक है ना। 2% पीपल में, इन 2% पीपल में, मतलब कि जो रीनल थ्रेशोल्ड है, रीनल थ्रेशोल्ड है वो कम रहता है, डिक्रीज रहता है। मतलब कि बहुत कम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज ही अगर होता है, मतलब कि यहाँ पे रहता है जिसको रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए यहाँ पे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं रहता है। तो अर्ली जो होता है मेरा, अर्लीस्ट जो होता है मेरा यूरिन में ग्लूकोज दिखने लगता है। तो अर्लीस्ट जब यूरिन में ग्लूकोज दिखने लगेगा तो रीनल थ्रेशोल्ड भी मतलब मेरा कम हो गया। हम लोग रीनल थ्रेशोल्ड कहते किसको थे, रीनल थ्रेशोल्ड कब किसको कहते थे, जिस पॉइंट पे मेरा ग्लूकोज जो है यूरिन में दिखने लगा, जिस पॉइंट पे मेरा ग्लूकोज लीक करने लगा, तो यहाँ पे जल्दी लीक करने लगेगा तो रीनल थ्रेशोल्ड कम हो जाएगा। ठीक है। तो इस कंडीशन में जो होता है वो हमारा क्या बोलते हैं, ग्लूकोसूरिया जो है वो दिखने लगता है बहुत ही जल्दी। तो ये 3 कंडीशन होता है मेरा जहाँ पे हम लोग को ग्लूकोसूरिया नॉर्मली देखने को मिलता है। अगर मेरा ग्लूकोज कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ जाएगा जो कि मेरा डायबिटीज़ मेलाइटस कंडीशन में होता है तो मेरा ग्लूकोसूरिया दिखने लगेगा। अगर GFR बढ़ जाएगा मेरा, जो कि प्रेगनेंसी के कंडीशन में होता है, तो भी मेरा ग्लूकोसूरिया दिखने लगेगा। और यदि कुछ पीपल में होता है कि जेनेटिकली जो होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो होता है वो कम होता है, तो फिर उसमें हम लोगों को बहुत जल्दी रीनल थ्रेशोल्ड मिल जाता है। और रीनल थ्रेशोल्ड कम मिलता है मतलब कि उसमें बहुत जल्दी मेरा ग्लूकोज दिखने लगता है यूरिन में। ठीक है। चलिए, तो हम लोग ग्लाइकोसूरिया की कंडीशन को भी देख लिए। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा पैरा हिपुरिक एसिड को। ठीक है। पारा हिपोरिक एसिड। ठीक है। पारा हिपोरिक एसिड को हम लोग देखते हैं। तो पारा हिपोरिक एसिड जो होता है वो एक्सोजेनस सब्सटेंस होता है, वो इंट्रावेनसली जो है वो हम लोग के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है। तो पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड जो होता है, ठीक है ना, पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड जो होता है वो हम लोग जान से इंजेक्ट करते हैं। ठीक है। इंट्रावेनसली एक्सोजेनस सब्सटेंसेस है। तो 90% जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। ठीक है। 90% जो है पैरा अमाइनो हिपोरिक एसिड है वो
प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाता है, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा का सारा यहाँ फिल्टर हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो जैसे ही ये मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी में आता है, ठीक है ना, ये मेरा एफरेंट आर्टरियोल, ये मेरा इफरेंट आर्टरियोल और ये मेरा ग्लोमेरुलर कैपिलरी। ओके, तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी से ओनली एंड ओनली 20% ऑफ पीएच, 20% ऑफ पैरा एमाइनो ह्यूरिक एसिड जो है वो फिल्टर हो पाता है। बाकी जो है वो क्या करता है, आगे बढ़ जाता है, आगे बढ़ जाता है और कहाँ पहुँचता है, पेरीटिबुलर कैपिलरीज में। और पेरीटिबुलर कैपिलरीज से जो है बाकी बचा 80% जो है वो पीसीटी में सिक्रेट हो जाता है, ठीक है ना, पीसीटी से सिक्रेशन होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मली मेरा यही होता है, ठीक है ना। नॉर्मली में ये होता है, क्या होता है कि जितना मेरा पैरामाइनोपेरिक एसिड जो हम लोग इंजेक्ट किए तो उसका 20% जो होता है मेरा ग्लोमेरुलर में फिल्ट्रेट हो जाता है और जो है मेरा बचा 80% जो है पेरीटिबुलर कैपिलरी से क्या होता है, सिक्रेशन हो जाता है टिब्यूल में, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा टोटल का टोटल 100% जो है वो मेरा एक्सक्रीट कर जाता है यूरिन में, ठीक है ना, 20% प्लस 80%। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका रिलेशनशिप देखेंगे। क्या क्या रिलेशनशिप देखेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पैरा एमाइनो हिप्पूरिक एसिड, पैरा एमाइनो हिप्पूरिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे पैरा एमाइनो हिप्पूरिक एसिड, सॉरी यहाँ पे एमाइनो लिखना मैं भूल गया था, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गलतियाँ हो जाती है मुझसे थोड़ी सी, ठीक है। चलिए, तो पैरा एमाइनो हिप्पूरिक एसिड का कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा में देखेंगे और उसका रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे किससे, ठीक है, उसका रिलेशनशिप हम लोग देखेंगे फिल्टर्ड लोड, ठीक है ना, फिल्टर्ड लोड और पैरामाइनोपेरिक एसिड, ठीक है ना। फिर हम लोग देखेंगे क्या, सिक्रेटरी लोड, क्या देखेंगे हम लोग, सिक्रेटरी लोड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, एक्सक्रेटरी लोड, ठीक है ना, एक्सक्रेटरी लोड। ओके, चलिए, तो हम लोग देखते हैं पहले प्लाज्मा कंसंट्रेशन पैरामाइनोपेरिक एसिड का फिल्टर लोड का रिलेशन कैसे होता है। तो यहाँ से जितना भी मेरा गुजरता है, ठीक है ना, उसका 20% जो होता है वो मेरा पैरामाइनोपेरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, उसका फिल्टर हो जाता है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ठीक है। वही अगर सिक्रेटरी लोड की अगर हम बात करें तो यहाँ से जो जितना भी जाता है, ठीक है ना, यहाँ 20% मेरा यहाँ पे फिल्टर हुआ, यहाँ 80% यहाँ पे सिक्रेट हो रहा है। तो इसका भी ग्राफ जो होगा वो शुरुआत में क्या होगा, लीनियरली होगा, ठीक है ना, लेकिन ये स्टिफ होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लाज्मा का रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, सॉरी प्लाज्मा का यहाँ पे जो सिक्रेशन हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है अकॉर्डिंग टू द, मतलब सॉरी ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द फिल्टर, ठीक है ना। इसीलिए इसका ग्राफ जो हो रहा है वो थोड़ा स्टीफ जा रहा है। अच्छा, तो यहाँ से जो मेरा सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, वो भी मतलब कि पेरिटिबुलर कैपिलरी से जो सिक्रेशन होता है, ठीक है ना, मेरा टिब्यूल में, तो इसके लिए भी जो होता है वो मेरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन रहता है, ठीक है ना, कैरियर प्रोटीन रहता है। तो अगर कैरियर प्रोटीन इसका मतलब कि कैरियर प्रोटीन अगर इसके लिए रिक्वायरमेंट होता है सिक्रेशन के लिए, तो ये भी एक लिमिटेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। मतलब एक सर्टेन लिमिट से अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पैरा एमाइनो हिप्पूरिक एसिड आ रहा है तो उतना अमाउंट ऑफ, यदि यहाँ पे मेरा ट्रांसपोर्टर कैरियर प्रोटीन नहीं रहेगा, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टर या कैरियर प्रोटीन नहीं रहेगा तो उसका मतलब कि सिक्रेशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे भी वही होता है, यहाँ से एज अ सर्टेन लिमिट, आफ्टर द सर्टेन लिमिट क्या होता है, ये कर्व बनने लगता है, ठीक है, क्या होता है, ये कर्व बनने लगता है, ठीक है ना। जैसे कि पिछले मतलब कि हम लोगों ने देखा था ग्लूकोज रिएब्जॉर्प्शन के समय,
कि हर एक मतलब कि मेरा नेफ्रॉन में एक समान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं रहता था, उसी तरह यहाँ भी एक समान ट्रांसपोर्टर प्रोटीन नहीं रहेगा। तो यहाँ भी स्प्ले बनेगा, जैसे कि मेरा ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व में बन रहा था, उसी तरह यहाँ भी स्प्ले बनेगा। उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन लिमिट ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा ग्राफ, मतलब कि उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि इधर 0% मेरा पैरामाइनोहिपेरिक एसिड जाता है, लेकिन यदि एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है ना, यहाँ पे अगर सारे के सारे मतलब कि पैरामाइनोहिपेरिक एसिड का मतलब क्या है, वो मेरा रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ पैरामाइनोहिपेरिक एसिड, ठीक है ना, या फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर की कमी की वजह से, तब फिर यहाँ पे हम लोगों को पैरामाइनोहिपेरिक एसिड दिखेगा, ठीक है। तो सेक्रेटरी लोड की अगर हम लोग बात करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। अच्छा, एक्सक्रीटरी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, एक्सक्रीटरी की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी शुरुआत में क्या होगा कि यहाँ से जितना मेरा आ रहा है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन से जितना आ रहा है, उसके बाद सिक्रेशन से जितना आ रहा है, सारा का सारा मेरा पैरामाइनोहिपेरिक एसिड जो होता है उसका क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। तो इसका ग्राफ मेरा और भी जो है वो स्टीफ होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ ज़्यादा अमाउंट हो, ये दोनों को मिला के मेरा एक्सक्रीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैक्सिमम, ठीक है, यहाँ पे जैसे जब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, या फिर हम लोग बात करें कि टोटल किडनी का जो मेरा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन था फॉर द पैरामाइनोहिपेरिक एसिड वो सैचुरेट हो गया, ठीक है ना, तो उसके बाद मेरा क्या सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, उसके बाद मेरा सिक्रेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद मेरा सिक्रेशन उतना ही होगा जितना कि मेरा फिल्टर लोड है। तो यहाँ पे भी मेरा ग्राफ कुछ ऐसे स्टीफ होगा थोड़ा सा, मतलब कि यहाँ पे कर्व बनेगा, स्टीफनेस के बाद यहाँ कर्व बनेगा, उसके बाद यहाँ से जो है वो ये पैरेलल हो जाएगा फिल्टर लोड के, ठीक है ना, यहाँ से पैरेलल हो जाएगा फिल्टर लोड के, मतलब कि जितना मेरा फिल्टर लोड होगा उतना ही मेरा एक्सेशन होगा, क्योंकि यहाँ से तो फिर मेरा सिक्रेशन हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरा पैरामाइनोहिपेरिक एसिड का ग्राफ बनता है, ठीक है ना। एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग रिलेशनशिप देखें प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ पीएएच का फिल्टर लोड से, तो मेरा जितना प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उतना मेरा फिल्टर लोड भी बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ रहा है, तो लिमिटेशन नहीं है। तो जितना मेरा प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही मेरा फिल्टर लोड भी बढ़ेगा। अगर हम बात करें अब सिक्रेटरी लोड की, तो सिक्रेटरी लोड भी जो होता है वो सिक्रेशन जो है वो शुरुआत में जैसे जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन आ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन, ठीक है ना। एक लिमिट के बाद जाने के बाद कैरियर प्रोटीन सेचुरेट हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। एक ऐसा मेरा टाइम पहुँचता है जहाँ से मेरा कैरियर प्रोटीन का सेचुरेशन शुरू हो जाता है, और एक ऐसा टाइम पहुँचता है जब मेरा पूरा किडनी का कैरियर प्रोटीन जो है वो पैरामाइनोहिपेरिक एसिड के लिए सेचुरेट हो जाता है। उसके बाद जो होता है मेरा सिक्रेशन रुक जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ मेरा बनता है सिक्रेटरी लोड का। अगर उसके बाद हम लोग बात करें एक्सक्रीटरी लोड का, तो एक्सक्रीटरी जो होता है दोनों को मिला के होता है, ठीक है ना, जितना मेरा फिल्टर हो रहा है, जितना मेरा ये सिक्रेशन हो रहा है, वो दोनों का मिला के एक्सक्रीटरी होता है, इसलिए ग्राफ जो होता है एक्सक्रीशन का ज़्यादा और ज़्यादा स्टिक होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक्सक्रीशन जो होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्रेशन ही कम होने लगता है तो एक्सक्रीशन भी कम होने लगता है। जैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ड्यू टू, ठीक है ना, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ दिस कैरियर प्रोटीन मेरा एक्सक्रीशन जो होता है वो कम होने लगता है। और एक समय के बाद क्या होता है, जब सारे के सारे मेरा कैरियर प्रोटीन सेचुरेट हो जाते हैं, तो फिर मेरा एक्सक्रीशन जो होता है वो मेरा फिल्टर लोड के पैटर्न हो जाता है, मतलब यहाँ जितना फिल्टर होगा फिर उतना ही मेरा एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन था मेरा पैरामाइनोहिपेरिक एसिड का, और ये था मेरा ग्राफ, ठीक है। चलिए ओके। तो इसके बाद हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा, नेट फिल्टरेशन, ठीक है। नेट फिल्टरेशन इफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नेट फिल्ट्रेशन इफेक्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है।
कि कौन कौन सा मॉलिक्यूल जो होता है वो फिल्टर होता है, कैसे फिल्टर होता है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है ना, पहला कंडीशन हम लोग देखते हैं, तो तीन कंडीशन हो सकते हैं। पहला कंडीशन ये है कि जो यहाँ पे फिल्टरेशन हुआ, ठीक है ना, जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है ना, उसका ना तो यहाँ से कोई रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है, ना ही यहाँ से किसी तरह का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि ना तो रिएब्जॉर्प्शन हो रहा है ना सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, नॉट ट्यूबुलर मॉडिफिकेशन, नॉट एनी ट्यूबुलर मॉडिफिकेशन, ठीक है ना। इसमें किसी तरह का ट्यूबुलर मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो होता है हमारा, इस तरह का जो कंडीशन शो करता है मॉलिक्यूल, वो होता है हमारा, जैसे कि पहला होता है इनोलिन, ठीक है ना। दूसरा हम लोग क्रिएटिनिन को भी ले सकते हैं, लेकिन क्रिएटिनिन जो होता है वो कुछ अमाउंट ऑफ लेस अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल को जो होता है ना क्रिएटिनिन, वो क्या करता है हमारा सीक्रेट कर जाता है। तो एक्सक्रीटरी मेरा इसका यूरिन सिक्रेशन में देखेंगे, ठीक है ना, एक्सक्रीशन देखेंगे तो कुछ अमाउंट में लोग एक्सक्रीशन देखने लगेगा, ठीक है ना। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है कि फिल्टर लोड इसका जो एक्सक्रीटरी लोड होता है, ठीक है ना, फिल्टर लोड इक्वल टू एक्सक्रीटरी लोड होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पहला कंडीशन हो गया। अच्छा, दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल मेरा यहाँ पे से फिल्टर हुआ उसका क्या होता है, यहाँ पे रिएब्जॉर्प्शन हो जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना मेरा फिल्टर लोड है वो मेरा ज़्यादा रहेगा किससे, एक्सक्रीटरी लोड से। यहाँ पर फिल्टर लोड से ज़्यादा रहेगा मेरा एक्सक्रीटरी लोड, ओके। चलिए, तो इस तरह का जो कंडीशन शो करता है मॉलिक्यूल वो बहुत सारा है, जैसे कि मेरा ग्लूकोज शो करता है, ठीक है ना, एमाइनो एसिड शो करता है, ठीक है ना। हम लोग सोडियम को भी ले सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारा मॉलिक्यूल है जो कि इस तरह के मेरा इफेक्ट शो करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेट रिएब्जॉर्प्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि यहाँ से फिल्टर भी हुआ, ठीक है ना, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से क्या होता है, सीक्रेट भी होता है मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है हमारा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा जो होगा एक्सक्रीटरी लोड जो होगा वो मेरा मोर देन होगा किससे, फिल्टर लोड से, ठीक है। यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी लोड होगा वो मोर देन फिल्टर लोड से होगा। तो इस तरह के जो इफेक्ट शो करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नेट सिक्रेशन इसको अपन लोग बोलते हैं। और इस तरह का जो इफेक्ट शो करता है वो, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा क्या, पैरा एमाइनो हिप्पूरिक एसिड, ठीक है ना, और उसके बाद ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस भी जो हो इस तरह के इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये नेट फिल्ट्रेशन इफेक्ट हम लोगों ने देख लिया। सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है, वो ना तो रिएब्जॉर्प्शन होता है ना तो सिक्रेशन होता है, नॉट एनी ट्यूबुलर मॉडिफिकेशन होता है। जितना मेरा फिल्ट्रेशन लोड होगा उतने मेरा एक्सक्रीटरी लोड होगा। उस तरह के दिखाने वाले मॉलिक्यूल जो है हमारे पास होते हैं वो इनोलिन होते हैं, मैंने क्रिएटिनिन भी दिखाते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन जो हो सिक्रीट हो जाता है यहाँ से, तो एक्सक्रीटरी में हम लोग को एक्सक्रीटरी लोड में दिख जाता है। अच्छा, उसके आगे दूसरा कंडीशन हम लोगों का जो ये हो सकता है कि जहाँ मेरा सिक्रेशन हो रहा है, जहाँ मेरा यहाँ फिल्ट्रेशन हो रहा है, उसके बाद मेरा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी से जो क्या हो रहा है, रिएब्जॉर्प्शन भी हो जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट रिएब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे हम लोग का फिल्टर लोड जो होगा, ठीक है ना,
फिल्टर लोड होगा वो ज़्यादा होगा स्केलेटल लोड से, क्योंकि जो फिल्टर हुआ वो आधा तो भाई वापस चला गया। तो इस तरह का मतलब दिखाने के लिए जो सोप मतलब इस तरह का जो प्रोडक्ट होता है, इस तरह के इफेक्ट जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो शो करते हैं, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सब शो करते हैं। अच्छा, नेट सिक्रेशन तीसरा हम लोग का इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, नेट सिक्रेशन का तीसरा हम लोग का इफेक्ट हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जितना मेरा फिल्टर हुआ, ठीक है ना, उसके अलावा यहाँ पेरिटिकुलर कैपिलरी से और सिक्रेशन हो जाता है, तो एक्सक्रीटिव लोड मेरा यहाँ पे बढ़ जाएगा और फिल्टर लोड कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरह के कंडीशन शो करने वाले हमारे पास मॉलिक्यूल जो होते हैं पैरामाइनोफेरिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड एंड बेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा और समझा और जानने का प्रयास किया कि ग्लूकोज टाइट्रेशन कर्व क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोसूरिया कैसे कैसे किस किस कंडीशन में हम लोग को दिखता है, कौन कौन सा कंडीशन में ग्लूकोज ज़्यादा दिखता है। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने देखा पैरामाइनो हिपोरिक एसिड का रिलेशनशिप। ठीक है ना, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नेट इफेक्ट ऑफ इफेक्ट हम लोगों ने उसके बाद देखा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।